अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि हुकूमत की तमाम तर रुकावटों के बावजूद ओपोजिशन जलसा करने में कामयाब हो गई। कल से ज़ाहिर तनकीद हो रही है गवर्नमेंट पर, पंजाब हुकूमत पर कि अगर जलसे की इजाज़त देनी थी तो पहले ही दे देते। ये गिरफ्तारियाँ, ये रुकावटें, और फिर आखिरी वक्त में आखिर क्या ये सूरत हाल पैदा हो गई कि हुकूमत को मजबूर होकर इजाजत देना पड़ी। इस पर तनकीद होती रही। खुद हमने देखा कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर तनकीद की। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी ये मामला ज़ेर बहस लाया गया और वज़रा की जानिब से भी तनकीद की गई कि ये नहीं होना चाहिए था। इस पर आज हमने देखा कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि तसादुम का खतरा था। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक डंडा बरदार फोर्स तैयार की गई थी और उसे ये हुक्म दिया गया था कि अगर किसी तरह से पुलिस हरकत में आती है तो फिर ये जो फोर्स तैयार की गई है उसको भी कहा गया था कि आपने भी आगे से वही सूरत हाल अपनानी है। तो तसादुम का खतरा था। पहले आपको सुनवाते हैं कि आज फिरदौस आशिक साहिबा ने क्या कहा, फिर इस पर नाज़रीन मजीद बात करते हैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़रा नाज़रीन 12 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को अपोजिशन फिर लाहौर में जलसा करने जा रही है। वहाँ पर हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी, इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन अपोजिशन सवाल ये पैदा होता है कि पहले भी हमने देखा कि 4 जलसे कर चुकी है, अब आखिरी जलसा होने जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिकमत अमली अभी तक अपोजिशन की जानिब से भी वाज़ेह नहीं है कि अपोजिशन आगे क्या करेगी। वाज़ेह तौर पर कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती। ये और बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने की मुझे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। आप सीनियर तर्जयकार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से सबसे पहले मैं अमजद शोएब साहब के पास जाऊंगी। अमजद शोएब साहब, ज़ाहिर कल से हम देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है पंजाब हुकूमत की पॉलिसी पर कि पहले ये कहा जा रहा था कि इजाजत नहीं दी जाएगी, फिर इजाजत दी गई और फिर आज हमने देखा कि वफाकी काबीना के इजलास में भी ये मामला डिस्कस किया गया। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने यह कहा कि इस वजह से हमने हिकमत अमली तब्दील की कि ज़ाहिर तसादुम का खतरा था। तो आप समझते हैं कि ज़ाहिर कोरोना का भी एक मामला चल रहा है, अमवात हो रही हैं, हुकूमत इजाज़त दे भी नहीं सकती थी, फिर ये जो स्ट्रेटजी बदली गई आखिर में, आप समझते हैं कि ठीक थी? देखिए, स्ट्रेटजी ठीक थी और पहले भी इनको सोचना चाहिए था, रोकने की ताकत से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि एक तरफ तो हमें पता है कि कोरोना का मसला है, कोविड की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और मजमा लगने से ये बढ़ेगी, बात बढ़ेगी। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट कर लें, पैदा हो जाए, ये कहते हैं कि तसादुम का खतरा था, तसादुम तो तकरीबन पहले हो ही चुका था, मारदाड़ हो रही थी, फिर लोग कंटेनर हटाए उन्होंने, तो ये दुरुस्त नहीं थी चीज। देखें, इन चीजों में हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि ना कोई इलाज है ना कुछ है, ये तो एहतियाती तदाबीर है। अब अगर ऑपोजिशन एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रही है, कानून भी तोड़ रही है, तो कम से कम आप दूसरा इशू ना पैदा करें, क्योंकि वो तो तुले हुए हैं। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट कर देंगे प्रॉब्लम, और उसके बावजूद ये मजमा भी कहीं ना कहीं जमा हो जाता है, अगर उधर स्टेडियम में नहीं होता तो किसी और जगह जैसे हो गया, तो क्या आप करेंगे? बिला वजह लोगों को मारा तो नहीं जा सकता। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक हाई मॉरल ग्राउंड पे रहते और अवाम को लगातार ये पैगाम देते रहते कि देखिए, अपने जानों के बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करें और मजमे में जाने से गुरेज करें। और इसी तरह जब मजमा जमा होता तो आप बिल्कुल इसका मुर्द इल्जाम ठहरा सकते थे। ऑपोजिशन को कहा जा सकता था कि जी इन्होंने बेहतियाती की है, इन्होंने लोगों की जानों के साथ खेला है, तो आप कम से कम एक मॉरली एक हाई ग्राउंड से बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप मारदाड़ करेंगे, एक्चुअली एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो फिर आप करेंगे क्या? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी। बाद में इनको अगर अकल आई तो अच्छा है, आइंदा इनको लाहौर में जैसे 13 तारीख को जलसा वो करना चाहते हैं, इनको करने दें। सिर्फ लोगों को अपील करें, इनको भी कहें कि जी कानून भी मौजूद है और उसके साथ साथ लोगों की जाने, आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। इसके साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिराजुल हक साहब ने किया कहीं जलसा, उधर मेरा ख्याल है केपीके में, गालबन समात में किया, दीर में। अब उसके बारे में गवर्नमेंट ने दीर में किया, उसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई वाबेदानी नहीं मचाया। मकसद ये है कि सबको ये एक ही मैसेज सबको जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें जबरदस्ती और मारधाड़ का काम नहीं करना।
सही, ठीक है एहतशाम साहब, जिस तरह से अभी जो भी बात की कि दीर में भी हमने देखा कि जमात इस्लामी ने जलसा किया, वहां पर शिबली फराज साहब एक चैनल पर बैठ के मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे हमें तो इसका इल्म ही नहीं है कि वहां दीर में जलसा हो रहा है। फिर खुद भी हुकूमत की जानिब से इस तरह के इवेंट होते रहे, जिस तरह से असद उमर साहब ने भी सखर में एक इवेंट किया, तो हुकूमत एक जानिब तो रोक रही है अपोजिशन को, फिर आदमी समझते कि ये इसमें वजन है, अपोजिशन जो तनकीद कर रही है, हुकूमत खुद तो कर रही है, हमें मना कर रही है। चीफ का सोनिया जलसा अगर ये कराची में हो रहा होता जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में हो रहा होता तो हम कहते हैं कि जी इनको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब दीर का जलसा मतलब है कि केपी में जलसा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में, और आपको पता ही नहीं है, तो मतलब इसको हम नाइली कहें, क्या कहें, या ना मानने वाली बात है। देखें, दो चीज़ें बुनियादी तौर पे सारे सिनेरियो में आती हैं। ये पांचवा गालिबन बड़ा शो था इनका, पावर शो था। देखें ना, पेशावर को ले लें, कोयटा को ले लें, मुल्तान को ले लें, और कराची को ले लें, और अपना गुजरांवाला को ले लें। अब देखें ना, इस पावर शो के बारे में एक चीज़ जो बिल्कुल यूनिक सामने आई है कि जो स्ट्रेटजी उन्होंने रखी थी उसको स्कटल करने के लिए जो गवर्नमेंट चाहती थी वो नहीं हुआ। अभी क्यों बार बार लोग कहते हैं कि जी आपने 4-5 घंटे के जलसे को 5-6 घंटे के जलसे में तब्दील कर दिया। कितने दिनों से हो रहा, इतनी हाइप क्रिएट की गई, इतना कि लोग परेशान हो गए कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है 5 जलसों के बाद होना तो चाहिए था कि हुकूमत इसको इस तरह लेती कि भी ठीक है, अपोजिशन का भी हक है, क्या हो जाएगा, पहले क्या कर लिया, तो वो नहीं हुआ। देखिए ना, अब सारे मामले में वो 100 गंडे वाली बात आती है, और फिर वो कहते हैं जी लड़ाई में जो मुक्का याद बाद में आया अपने आप पे मारना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें जनरल साहब जो मुझे बात समझ आती है कि भी यहाँ पे अगर वो आते, पंडाल ना भर पाते, जो मुझे यकीन था नहीं भर पाएंगे, तो एक्सपोज हो जाते खुद ही। आपने उनको बाहर जलसा करवाया जनाब, आपने देखा वहाँ पे जिस तरह वो इकट्ठे हो गए, वो तो अब वैसे ही मजमा इकट्ठा हो जाता है, और फिर टीवी कैमरे लगे हों तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर नीचे से दिखाया जाता है। तो मेरा ख्याल है वो तो ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि बावजूद सारी रुकावटों के, गिरफ्तारियों के, मार दाड़ के, तशद्दुद के, आप जलसे में पानी फेर दिया पहले ही आपने, फिर भी हम कामयाब हो गए। अब देखें ना, अब आप काबीना में भी आप बैठ के बात कर रहे हैं क्या हुआ जलसे का, फिर शाह महमूद कुरैशी का, फवाद चौधरी साहब का तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए कि जी जलसे होने चाहिए। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि हुकूमत को मेरा ख्याल है थोड़ा सा गो स्लो वाली बात होनी चाहिए। मुझे लफ्ज़ कहते हो अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं ना मुझे समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ क्यों नहीं आती समझ आनी चाहिए। मैं कभी लफ्ज़ नहीं बोलता मुझे समझ नहीं आती, तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि जी 5 जलसों के बाद आपके साथ ये क्या हो रहा है, क्या वजह है कि जी आप बैक टू बैक 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं और फिर एक ही बात दोहरा रहे होते हैं, कोई नई बात नहीं करते। जनरल साहब नई बात नहीं कि जी एनआरओ नहीं देंगे, इसके अलावा और किसी इशू पे बात करनी है, नैब के अलावा तो बात कर लें। वो बार बार कहते हैं जी हमने नैब के इस बात नहीं करनी, ना एनआरओ आप दे सकते हैं, इस बहस को छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि जी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनका भी हक है, आपका भी हक है। लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं ना बार बार कि असद उमर साहब सखर गए हैं, 300 का कह रहे हैं, कुछ 600 का मजमा, एनसीओसी के हेड के तौर पे तो उनको बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए था। वो जो तस्वीरें खिंचवाई हैं उन्होंने, वो कहते हैं कि जी ज़बरदस्ती लोगों ने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई। भाई ऐसा नहीं होता, आपको लीड करना पड़ता है बाय एग्जाम्पल। आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हर बात को अपोजिशन कैपिटलाइज करेगी, कैश करेगी, और आप जो है ना इसका नुकसान उठाएंगे। मेरा ख्याल है एक चीज़ मैं डायरेक्ट जनरल साहब आपसे पूछता हूँ कि ये बहस तो चल रही है कि जी अब 8 तारीख को इनकी फाइनल मीटिंग होगी, पीडीएम की फैसला करना है कि जी हमने लॉन्ग मार्च करना है कि नहीं करना है लाहौर के जलसे के बाद। आपको क्या लगता है कि हुकूमत अब क्या करेगी, लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा? और दूसरा भी लॉग आपका मैंने देखा नहीं, लेकिन जो मुझे पता चला है आपने कुछ बातें की हैं, और आप ज़ाहिर है बहुत सारी बातों को आप जानते भी हैं, अपने ज़माने में आप के सीने में बहुत सारे राज भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से डायरेक्ट बेनज़ीर अपना मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब एक्यूज़ करते हैं आर्मी चीफ को भी, ISI चीफ को भी, क्या मकासद हो सकते हैं? और फिर उधर से रिएक्शन तो कोई नहीं आ रहा, जिस तरह लोगों का ख्याल था कि जी रिएक्ट करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको क्या लगता है उनके पार्ट पे वो किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं? जी सर। देखिए, पहले तो लॉन्ग मार्च वाली बात आपने कहा, बात यह है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो लॉन्ग मार्च जो है वो उसको ब्लॉक कर सकती है। मुझे याद है कि जब दूसरे धरने की कोशिश की थी इमरान खान ने, तो उनके लोग जो बाहर से आने थे, इन्होंने उनको बाहर मुख्तलिफ रस्तों पर रोक दिया और इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया वहां से, बनीगला से, तो वो धरना नहीं हो सकता। तो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर करना चाहें और बहुत पहले करना चाहें तो काफी कुछ हो जाता है, और वो कर देना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च वगैरह जो है इससे डेफिनेटली लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि लॉन्ग मार्च हो या ये धरने हो या जलसे हो, इनसे हुकूमतें जाती नहीं है। तजर्बा भी आपके सामने है, तारीख आपके सामने है। बिल्कुल। लिहाजा
ये कोई कहे कि जनाब हम जलसा कर लेंगे, बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा, ये ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाने के लिए ये बातें ठीक हैं। गवर्नमेंट को अपने मामला देखने चाहिए कि उनकी गवर्नेंस वगैरह किस तरह इंप्रूव हो सकती है, डिलीवर कैसे कर सकते हैं लोगों को, उधर तवज्जो दें और इन चीजों को आप इस तरह ना मार धाड़ से ना रोकने की कोशिश करें, क्योंकि उससे बिला वजह एक और साइकिल चल जल साहब, जिस तरीके से गवर्नमेंट अननर्व होती है, ये साइन ऑफ वीकनेस नहीं होती? इसका फायदा अपोजिशन उठाती है। अननर्व से ज्यादा मैं समझता हूं कि ये फिक्र होती है कि हमारा ये ना कोई कहे कि इनकी रेट कोई नहीं। वो जो फिक्र, जैसे अभी अभी मसलन बुजदार है पंजाब में, तो बुजदार साहब को अपने इफेक्टिव होने का फिक्र ज्यादा होगा कि मुझे ये ना कहें जी बड़ा कमजोर वजीर आला है। हालांकि मेथोडोलॉजी और टैक्टिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे आप ज्यादा अच्छा अचीव कर लेते हैं अपने गोल्स को, बजाय इसके कि आप उल्टा अपने गले को मुसीबत खड़ी कर लें। तो ये बहरहाल ये एक ऐसी चीज है जो हुकूमत को मेरा ख्याल है समझना चाहिए, और अगर तहम्मुल और बुर्दबारी से काम करेंगे तो इनको इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। दूसरी बात जो है, ये जो आपने बात कही मरियम के नैरेटिव की और नवाज शरीफ, देखिए बात ये है, ये दोनों, पहली बात तो ये कि इतने झूठे हैं ये दोनों, झूठ इतना, दोनों के ये पूरी फैमिली बेतहाशा झूठ बोलती है, इनकी मुंह से सच निकलते हुए शर्माता है, सच बोल ही नहीं सकते ये लोग। ये एक तो ये इनका इशू है। दूसरा ये है कि एक खानदानी बिजनेस के तौर पे ये चला हुआ काम, और लोग चूंकि पीछे लगे हुए हैं, आपको मुझे पता नहीं, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और हलफ दे के और सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट जमा कराएं, क्या ये इलेक्शन रिग नहीं करते होंगे, इलेक्शनों में जाली वोट नहीं डालते होंगे जो जाली डॉक्यूमेंट्स वहां पे देने की जरूरत कर सकते हैं? तो बात यह है कि जब कैरेक्टर अपने इतने कमजोर हों तो लोग बेवकूफ हैं जो पीछे लगे हुए हैं, आप उसका क्या कर सकते हैं? अब दूसरी तरफ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब फौज को ललकारते हैं, कहते हैं आर्मी, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूं कि जो जी चाहे करते रहे, रिएक्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा कि जी आप इनके नैरेटिव्स को पॉलिटिकली काउंटर करें, ये प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे, और आना चाहिए, जिनका काम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्पेस देती है तो तब ये बातें होती हैं। वरना इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, जिसको बुनियाद बना के ये सारी बात कर रहे हैं, आज आपने सुना होगा वो बीबीसी वाले ने भी कहा कि जनाब यूरोपियन यूनियन ने तो कहा कि ये फेयर इलेक्शन था। इससे पहले यहाँ मेरा ख्याल आप ही के चैनल पे प्रोग्राम में फाफन वाले वो सरवर बारी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हमारी रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट जमा करा दी थी, आइसोलेटेड इंसिडेंट से, लेकिन इलेक्शन फेयर था, कोई इलेक्शन में खराबी नहीं थी। तो बात यह है कि ये भी वो चीज है जो दुनिया मानती है। फिर तीसरा जो इसमें मसला है, अगर ऑपोजिशन ये समझे कि वो एजिटेशन के जरिए हुकूमत निकाल ही लेंगे, तो हुकूमत अगर आइंदा आती है तो क्या ये 11 पार्टियों की आ जाएगी, ये आ जाएगी किसी एक की, 2 पार्टियां बन जाएंगी, बाकी सारी फिर ऑपोजिशन का हिस्सा हो जाएंगी। कल वो फिर एजिटेशन लेके अगर इनके खिलाफ चल पड़े तो फिर क्या हुकूमतें होंगी इस तरह? सही। ये तो एक ऐसा साइकिल है, कल इमरान खान इनको बैठने नहीं देगा आराम से, अगर ये वो निकाल दे, ठीक है, वो भी अपने पब्लिक लेके आगे बैठा रहे। तो ये वो सारा एक साइकिल है जो कि मैं समझता हूँ भुगतना पड़ेगा हर किसी को। इमरान खान ने धरने किए थे, उसको धरने भुगतने पड़ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको एजुटेशन भुगतनी पड़ जाएगी, तो इस तरह मुल्क तो नहीं चलता। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अब ये जो सारा माहौल है इस वक्त, आगे कुछ दिनों में आप सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं? ये जो नैरेटिव, और कल जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने एक बार फिर बड़े वाज़ेह अंदाज में खुलकर तनकीद की, बयानिया उनका बदल नहीं रहा दूसरी जमातों की जानिब से भी, तो लेकिन जनरल साहब कह रहे हैं कि रिएक्शन आएगा नहीं, हुकूमत पर प्रेशर है कि वो इसको देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपका। बयानिया नहीं बदलेगा, मरियम तो यही कह रही हैं। एक दफ़ा उन्होंने गुफ्तगू की थी कि जी डायलॉग हो सकता है, बाद में पीछे पीछे हट गई, सॉरी करके जी हुकूमत को फौज हटाए तो फिर हम बात करेंगे। फिर आप खुद ही एक बात कहते हैं कि जी फौज मुदाखलत करती है या एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, आप खुद ही उनको दावत दे रहे होते हैं। देखिए, अब सवाल इस वक्त बड़ा अहम है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी किसी से हम बात नहीं करेंगे। फजल रहमान साहब ने आज फिर कह दिया कि जी हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। अब आप देख लें, 2 दिन पहले का जो अखबार वालों से टॉक किया शहबाज शरीफ साहब ने, वो तो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। ये अलहदा बात है कि ओनस हुकूमत पे है, हुकूमत का काम है सारे मामले को डिफ्यूज़ करना। अब ये हुकूमत कैसे करेगी? ठीक है, वो कहते हैं हम NRO नहीं मांग रहे। अब सवाल ये है, नहीं मांग रहे, अच्छा हुकूमत कह रही जी आप NRO मांग रहे हैं, अब बीच का रास्ता कैसे तलाश किया जाए? कुछ लोगों ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी कि जी पार्लियामेंट में जाया जाए, अदलिया को बुलाया जाए, सिविल सोसाइटी को डाला जाए। अब ये सब कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत थोड़ा सा भी कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार यही बात आती है कि हुकूमत के पार्ट पे लगता है। जनरल साहब लोग कहते हैं कि जी इनको ये डर है कि हमारा वोट बैंक ख़राब होगा,
हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, इस वजह से हम हाथ नहीं मिलाते। इनको लोग ओपनली मानते नहीं है, पीटीआई के लोग। भाई सवाल ये है कि जैसे आप जीत के आए हैं वैसे वो जीत के आए हैं। पार्लियामेंट वो क्या कहते हैं कि जी ओपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों पहिया होते हैं, पार्लियामेंट का और जमहूरियत का। अगर आप नहीं कंसीड करेंगे बातचीत का रास्ता, फिर वो बार बार एक बात आती है कि जी उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया लेके, असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं वो भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। अब आप और मैं बैठ के टीवी पे तो हम नहीं करवा सकते, ना जनरल साहब किसी को कह सकते हैं कि जी आए, यही तजावीज़ ही दे सकते हैं ना कि जी किस तरीके से देखें ना इकोनॉमी किस तरह ख़राब हुई, कोरोना से और ख़राब हो रही है। आप पूरा आप देख लें माहौल, जिस तरह सारी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे रीजन में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान किस तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है हर जगह बदनाम कराने में, ईरान में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इसराइल, सऊदी अरब। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि हम सारे इस मामले में कैसे ऑपरेट करेंगे। हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं, एक चीज़ के गिर्द आके रुक जाती है कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो, हम लोगों को रोज़गार दे पाएँ, जॉब दे पाएँ, अब गुर्बत कम कर पाएँ, अब महंगाई कम कर पाएँ, फिर हमारी कोई बात सुनेगा। हम आपस में लड़ रहे हैं। अब आप देख लें सारी दुनिया के चैनल जनरल साहब आप देख लें और टॉक शो देख लें, बड़ा कम होता है कि इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, नई नई बातें हो रही होती है कि जी मुल्क में बेहतरी कैसे लाया जाए, नए रोज़गार कैसे पैदा किया जाए। यहाँ पे सारा दिन पॉइंट स्कोरिंग होती रहती है। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है कि मेरे ख्याल एक एक दिन में 3-3, 4-4 गवर्नमेंट के वजीर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते, अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। आप पे जिम्मेदारी, जैसा जनरल साहब भी कह रहे थे कि और तरीके हैं, तो ये आप अपना गवर्नेंस बेहतर करें, रोजगार के मामलात, महंगाई है, इस पे तवज्जो नहीं है। रोजाना इस पे मीटिंग होती है। अच्छा आटा चीनी चोर, वो देखें वो उन पे इल्ज़ाम लगता था, अब उल्टा इन पे लग रहा है। अब क्योंकि आटा अपनी कीमत वापस नहीं आई, उस पर 32-35 रुपये पे चीनी वापस चमन पे नहीं आई, लोग कह रहे हैं कि जी खा गए। आपको मुझे कहते हैं 400 रुपये का टीका लग चुका है इस वक्त, तो लोग तो परेशान है। बिल्कुल सही। एक बात जनरल साहब तय है कि जो ओपोजिशन के लोगों ने चाहा था कि हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, आम आदमी को सड़क पे ले आएंगे, आम आदमी सड़क पे नहीं आया। दो वजूहत, एक कोविड है, दूसरा उन्हें पता है 77 में भी लोगों ने तहरीक कामयाब जब हो भी गई थी तो एक्सप्लॉइट किया गया, ब्लैकमेल किया गया, 20 लाशें गिरी थी और फिर क्या हुआ, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई थी तहरीक, फिर आम आदमी को कुछ नहीं मिला। लोग कहते हैं हमें नहीं मिलेगा, फायदा इन्हीं को होगा, लिहाजा वो सड़कों पे नहीं आएगा। कोविड के चक्कर में वो खास तौर पे बहुत मोहतात हो गया। अब ओपोजिशन को भी स्ट्रेटेजी अपनी रिव्यू करनी पड़ेगी कि भी इस तरह तो हुकूमत नहीं जाती। हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि जी कुछ कंसीड के बगैर मामला आगे नहीं जाएगा। दोनों जानिब से हिकमत अमली बदलने की जरूरत है। एहतशाम साहब ये कह रहे हैं, नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है नेशनल डायलॉग की, अब सवाल ये पैदा होता है कि नेशनल डायलॉग कौन शुरू करवाएगा। हुकूमत तो किसी सूरत बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात करें तो वो कहते हैं ये सिलेक्टर्स हैं, हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, तो फिर ये कौन इनिशिएटिव लेगा? देखिए बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त पे कोई ऐसा हमारा लीडर मौजूद नहीं है जिसको हर पार्टी या पूरी कौम की तरफ से मोतबर समझा जाए और उसके ऊपर एतमाद हो और उसकी आवाज पे लब्बैक कहें और लोग बैठ जाएं कि अच्छा ठीक है जी ये इनकी सुपरविजन में डायलॉग हो जाए। वो तो चीज होती नजर नहीं आती, क्योंकि बदकिस्मत ही कि इस वक्त कोई मोतबर आदमी, मोतबर लीडर मौजूद ही नहीं है मुल्क में और एक कंफ्रंटेशनल पॉलिटिक्स दोनों तरफ से चल रही है। हुकूमत का कसूर ये है कि हुकूमत ने पहले दिन से ही ऑपोजिशन को बिल्कुल धत्कारा, हालांकि उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए थी। पार्लियामेंट के अंदर वाली रिलेशनशिप आपको मेंटेन करनी चाहिए थी ताकि पार्लियामेंट का काम चलता रहता और ये लोग बाहर जाने के बजाय पार्लियामेंट में अपना गुस्सा निकालते। लेकिन हुकूमत ने आज दिन तक, यानी इमरान खान उनसे हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं। अब अगर आप कहें कि वो एनआरओ मांगते नहीं, आप ना दें, लेकिन आप बाकी चीजें तो चलने दें ना, बाकी बातों पे तो आप उनके साथ राब्ता रखें। तो उसको हम कहते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप आपने मेंटेन करने की वो नहीं मिली। दूसरी तरफ ये है कि ऑपोजिशन जब अपनी पेशेंस खो गई और बाहर निकल के उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो कहने को उनके पास भी कुछ नहीं है। एक ही रट हम सुनते हैं, सिलेक्टेड नालायक, ये वो। देखिए बात ये है कि अगर महंगाई है, लेकिन क्या ये महंगाई खत्म कर लेंगे आके?
महंगाई के भी अपनी एक वैसे वजूहात जनरल हैं साहब जो कल हमें के भी- जलसे में महंगाई का बराए नाम ही जिक्र हुआ है, महंगाई का रोना बिल्कुल नहीं रोया देखा जाए। मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने जो 12 नुकात रखे थे उनकी भी बात नहीं करते। आपने देखा ना कि 12 नुकात इन्होंने रखे थे, एक मीटिंग में कहा था कि ये पाकिस्तान एजेंडा है हमारा। उसमें भी वैसे तो नुकात बाद ऐसे हैं, जैसे मौलाना ने रखवाया अपने अपनी दीनी जमात का ओलिया वहां पे सीधा रखने के लिए। इन्होंने कहा कि जनाब जो आइन में इस्लामी शिकें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। इनसे कोई पूछे भाई उनको खतरा है क्या, कहां से खतरा है? 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करना, कहां खतरा है उसको? जो चीजें पार्लियामेंट में जाके होनी है वो जब तक हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी उस तरह की नहीं होगी वो हो नहीं सकती। और अगर एक पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम की थी, कल दूसरी पार्लियामेंट जो है वो 2/3 मेजोरिटी ला के उसमें कोई तरमीम करती है, तो ये पार्लियामेंट जो तरमीम करेगी वो भी उतनी ही मोतबर है। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि जो हमने की थी वो पुरानी तरमीम जो है वो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से थी, लिहाजा उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये सारा लोगों को बेवकूफ बना रही है अपोजिशन भी। सही। हुकूमत अपनी हड़कर्मी की वजह से फंसी पड़ी है। अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती इनमें तो आज ये हालात यहां तक वैसे भी ना जाते। बिल्कुल। लेकिन अब भी हुकूमत को लचक दिखानी चाहिए और बातचीत, अगर अगर वो समझते हैं कि बातचीत करने से कुछ मामला आगे बढ़ सकते हैं तो गिव एंड टेक की बुनियाद पे बैठ जाएं। जहां एनआरओ का किस्सा है वो उस पर बिल्कुल ना बात करें, कह दें जी कि हम एनआरओ पे बात नहीं करें। एनआरओ मुराद ये है कि करप्शन केसेस के बारे में हम बात नहीं करते, बाकी आपके जो मुतालबात हैं उस पर बात करें। अगर ये सिर्फ एक ही बात कहें कि जी नए इलेक्शन होने चाहिए, आप निकल जाएं, हुकूमत करें, हुकूमत छोड़ दें, तो आप सोचिए कि अगले इलेक्शन के बारे में कोई और शोर मचा देगा कि जी वो जनरल साहब इलेक्शन जो है माजरत के साथ देखे ना वो क्या कहते हैं ओपोजिशन। हम आपकी बात में बड़ा वजन है कि जी ठीक है आप केसेस पे बात नहीं होगी और इश्यूज पे बात करें। वो कहते हैं सारे जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, ट्रम्प अप केसेस हैं। वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमें अपनी लॉयल्टीज तब्दील करने पे मजबूर किया जा रहा है हमारे लोगों को। वो कहते हैं कल भी देखें 5-6 आदमी PMLN के जो दूसरी तरफ गए हैं मिले हैं आप किसी IF से वहाँ पे। वो कहते हैं हमारी ये चाहते हैं तब्दीलियाँ करवाना, हमारी राय बदलवाना, पार्टियाँ छुड़वाना, और ये झूठे मुकदमे हैं। इसका क्या इलाज है? देखिए बात यह है कि झूठे मुकदमे हैं तो तब भी जाके अदालतों में तो जाना होगा। हुकूमत अगर हुकूमत को कहेंगे तो बात वहीं आ जाएगी, वो कहेंगे जी एनआरओ मांग रहे हैं। झूठे मुकदमे का तो अदालत में ही साबित हो जाएगा। और इन एनी केस किसी को सजा हुई है, अब भी नहीं होगी। देखिए सिंध में गवाह जो है उनको IG पुलिस बुला के तो उनको ठंडा कर देता है, कोई गवाही देने को तैयार नहीं। और वहां पे सिंध हाईकोर्ट में केसेस चलेंगे, किसी को सजा नहीं होगी। यहाँ लाहौर हाईकोर्ट में या जहां भी चले या नैब कोर्ट वगैरह में यहाँ सजा नहीं, क्योंकि नैब भी काम नहीं करता। वहां हुआ ये है कि ये सारे अदारे जो हैं इनमें करप्ट लोग बैठे हुए हैं और वही हैं जिनको ये पीछे छोड़ के गए थे जरदारी एंड कंपनी और नवाज शरीफ। जनरल साहब फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं उनको कोर्ट करते हैं। वो 3 दिन पहले आज चीमा को तकरीबन 2 साल 9 महीने के बाद उसकी जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी क्या मिला नैब को इतना अरसा इस आदमी को, शरीफ आदमी को जेल में रखने का। अब इससे भी तो आप देखना हुकूमत की सुबकी तो होती है ना। मैं ये कह रहा हूं कि सुबकी बिल्कुल होगी, एंड पे आखिर में आके इमरान खान को ही नुकसान होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि केस यहां साबित करना कोई नहीं चाहता। इसमें 2-3 चीजें ज़हन में रखिए। करप्शन इतने बड़े पैमाने पे हुई है कि आज ये करप्ट माफिया जो है ये रियासत से ज्यादा मजबूत है। रियासत का कोई अदारा इनके सामने काम नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं जिस अदारे को चाहे खरीद सकते हैं। लिहाजा यहां पे ये सोचना कि नैब इनकी करप्शन को पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। नैब जो बड़ी हाइप क्रिएट करता है जब शोर मचाते हैं कि जी सारे सबूत हैं, पकड़ लिया जी अंदर, वो रेट बढ़ाते हैं, रेट बढ़ जाता है उससे करप्शन कि जब आप जितना सीरियस केस आप दिखाएंगे उतना ही आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। फिर नैब एक कमजोर इंक्वायरी करता है, उसमें लूप होल्स होते हैं, वो दूसरी साइड को बता दिए जाते हैं कि आप मुकदमे में ये एक्सप्लॉइट करें, हमने ये इसमें कमजोरी छोड़ी है। फिर एक गूंगा वकील जाता है जो नैब का वहां जाके बोलता ही नहीं, खड़ा रह जाता है। फिर एक जज अरशद मलिक जैसा जो पैसे खा के आता है। ये सिस्टम जो है यहाँ करप्शन खत्म करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बस है, ये निजाम बेबस है इस सारे सिस्टम के आगे। करप्ट माफिया रियासत को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। ठीक है। और जनरल साहब सवाल ये पैदा होता है बिल्कुल वो उसको नुकसान होगा उसका। ये पूरा जनरल साहब तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, निज़ाम ही खराब है। तो आप समझते हैं कि फिर ये जो बातें करती है ऑपोजिशन के नैब तो सिर्फ एक इंतकामी इदारा बनकर रह गया है, इसमें वजन है और फिर ये सिस्टम को कौन ठीक करेगा? देखिए अल्टीमेटली तो सोनिया फिर नुकसान तो हुकूमत को होगा ना कि आप लोगों की कन्विक्शन नहीं करा पाएंगे। अब आप एक ही बे आदमी को भी सजा नहीं हुई। वो एडबल मंसूर आज से 10-12 साल पहले 5 साल कैद हुई थी उनको, अगुस्टा
सबमरीन के चक्कर में फ्रांस वाली में, उसके बाद किसी बंदे की कन्विक्शन नहीं पाकिस्तान में अगर हुई है थोड़ी बहुत, तो उसके बाद जमानतों में बंदे बाहर आ गए, अगर फ़र्ज़ करें किसी जगह कैद भी। देखिए अब जो माफियाज़ की बात हो रही है, अभी आप शुगर माफिया को ले लेना, उन्होंने बड़े ओपन अंदाज में, इतना मजबूत कार्टेल है, उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने कहा कि जी हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं हमारे आदमी FIA में भी मौजूद हैं, नैब में भी हैं, SCCP में भी हैं, सेंट्रल बैंक में भी बैठे हुए हैं, एजेंसियों में भी लोग बैठे। अब सवाल यह है कि भी एक तरफ ये दावे हैं और दूसरा वो कहते हैं जी हम अपनी मर्जी से चीनी महंगी करेंगे, आपको लेनी पड़ेगी। क्रशिंग शुगर वो शुरू नहीं करते सीज़न को, क्रशिंग शुगर इसी तरह से आप देख लें, उनके पास जो जो हथकंडे होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम एक प्रॉपर जो सपोर्ट प्राइस है, चाहे आटे की है, चीनी की है, किसी की हम नहीं देंगे उसको, हमारी मर्जी से सारी चीज़ें तय होंगी। तो रियासत तो बेबस है, इसमें कोई शक नहीं। अब लॉन्ग टर्म में तो सोनिया यही है कि आप आइन को तब्दील करें, एक नया मायदा इमरानी करें। लोग कहते हैं जी फर्स्ट रिपब्लिक हैज़ फेल्ड एंड वी नीड अ सेकंड वन। वो कैसे तैयार होगी, कैसे कंसेंसस होगा, मुझे अच्छी तरह याद है। कितनी मुश्किलों से आप देख लें, 54 का आइन जब ख़त्म किया गया, फिर 73 का आइन जब लाए गए, कितनी मुश्किलों से लेट भुट्टो साहब ने कंसेंसस किया था। उस पर भी आप देख लें 22-23 तरमीम हो चुकी हैं आए दिन, जिसका दिल चाहता है हुकूमत में बैठ के तरमीमें करवा लेता है। और एक तो आप देख लें 18वीं तरमीम में तीसरी मरतबा नवाज शरीफ साहब को बनाने की बात हुई थी। अब मरियम साहबा कहती है जल साहब के मेरे वाले साहब चौथी मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तो जरा बताएं कि किस खाते में चौथी मरतबा बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? वो बनेंगे, वो इस पार्लियामेंट जो है वो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में भी आ गए उसके बाद ये आसान हो जाएगा नया कानून पास करना, जहां आर्टिकल 62, 63 को नल एंड वॉइड किया जाएगा। ये सारी प्लान मौजूद है और यहाँ ना इसमें कोई शर्म महसूस करेगा। हमें कहा जाता है कि जनाब ये आर्टिकल 62, 63 पे तो सिर्फ फरिश्ते जो है वो पूरे उतरते हैं। भाई डाकू तो नहीं पूरे उतर सकते ना। आप कम से कम जो माल चोरी चुराई का काम है वो बंद कर दें। ठीक है, फरिश्ते ना बने, लेकिन उतने ईमानदार तो बन जाए कि जो कम से कम मुल्कों को डिलीवरी कर सके, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये सारा आप देखिए, यहाँ पे कल आसमा तकरीर कर रही थी और यूसुफ गिलानी उसके पास हाथ बांध के इस तरह खड़े थे जैसे दरबान खड़ा होता है। और यही मैंने नक्शा शाह खान अब्बासी का देखा है। यानी जिनसे इनकी सियासत 3 गुना बड़ी है, 3 गुना ज्यादा लंबी सियासत है इनकी। यानी कोई 40 साल से सियासत कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है, और ये बच्चे हैं कोई 20 साल का, ये लोग उनके गुलाम हैं। और दूसरा भी जनरल साहब ये बताएं कि ये करप्शन को बुरा नहीं समझते। अभी आप देख लें कि आपको याद होगा पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी नेशनल असेंबली में जरदारी साहब ने, जब हुकूमत आई थी, वो कहते हैं छोड़ें करप्शन को, हम आपका साथ देते हैं, आगे चलें। ये करप्शन की क्या कहानियां लेके आ गए, मतलब वो कहते हैं इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, इसको छोड़ दें। तो अब मेरा ख्याल है आम आदमी का रवैया भी यही है। आधे लोग जो नून के मैथी कहते हैं नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है। अब इसका क्या इलाज है? उससे बढ़ के आप देखिए, आज दिन आपने जिक्र किया था भुट्टो के दौर का, और उसमें जो चली थी एक एजिटेशन निजाम मुस्तफा पे। आप देखें कि कभी महंगाई के ऊपर कोई एजिटेशन चली है, दोबारा आई है दुनिया जिसने महंगाई के ऊपर ये काम किया? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें वो हैं जो किसी न किसी जरिए कमाई कर लेते हैं। जो दुकानदार है वो अपनी किसी चीज की कीमत बढ़ा लेता है, कोई अगर पुलिस वाला है तो अपनी रिश्वत की कीमत बढ़ा लेगा, कोई और इस तरह। मतलब लोगों ने एक ऐसा 2 नंबर तरीका अपनाया हुआ है दूसरी तरफ कि वो महंगाई को खुद ब खुद नल एंड वॉइड कर लेते हैं। कोई दिहाड़ीदार बेचारा मारा जाता हो तो वो बिल्कुल है, उन लोगों की मुसीबत होगी, वो वैसे मांग तांग कर लेते होंगे। लेकिन एक कोई वजह तो है ना कि यहाँ पे ये नहीं चली, ये तहरीक नहीं आई। दूसरी बात यह है कि माशरे का हाल आप देखें, असल दुख वहां पे है। अगर आज ये कह दिया जाए कि सना मक्खी इलाज है कोरोना ये कोविड-19 के लिए, तो वो 200 रुपए आज मिल रही है, कल आपको 5000 रुपए किलो मिलेगी। अगर इंजेक्शन का कह दे तो इंजेक्शन आपको कल 3 लाख रुपए का मिलेगा जो आज 5000 का है। सही। उसकी वजह है कि आप अपनी लोगों की जानों पे, लाशों पे 5000 तक गई जनरल साहब, लोगों ने खरीदी भी थी, मुझे याद है। मैं वही कह रहा हूं, अगर आप ये देखें कि रमजान के महीने में हमने गुनाह बख्शवाने हैं, तो ये गुनाह बख्शवाने के लिए 6 गुना कीमतें बढ़ा देते। गरीब आदमी उस दिन फल रोजे के लिए तो फल ले ही नहीं सकता। तो ये माशरा ही है ना हमारा, ये हमारे कैरेक्टर है ना।
तो इसलिए करप्शन को कौन कौन खत्म करेगा? कोई कर ही नहीं ठीक है, सकता। जो ये हालात बड़ा एक यहाँ पे अहम हैं। सवाल है कि करप्शन खत्म कैसे होगी। मजीद भी इश्यूज पर बात करना साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जरा आ जाते हैं कल जितने भी खिताब हुए कल के इस पीडीएम के जलसे में, जिस तरह से अभी जनरल साहब ने भी बात की कि अपोजिशन बात तो करती है कि हम आम आदमी के मसाइल के लिए निकले हैं, लेकिन आपको लगता है कि कल जो पीडीएम का ये जलसा हुआ उसमें आम आदमी के मसाइल का कहीं दर्द आपको नजर आया? महंगाई, बेरोजगारी, दीगर बहुत सारे मसाइल जिनकी वो बात करते हैं। देखिए, अगर कोई इसको किसी और तरह ना ले तो माजरत के साथ मैंने तो देखा मरियम साहबा की तकरीर का जो जिस्ट था उसमें तो वही था जी, मैं, मेरे अबू और मेरी दादी, ठीक है, और आसफा बनी का मैं, मेरा भाई और मेरे अबू, यही बात हो रही थी। तो ये मौरूसी सियासत है अभी इस मुल्क में, कौन ख़त्म करेगा? अभी आप देख लें, दोनों फैमिलीज़ हैं, अपने अपने बच्चों को आगे ले आएँ। ANP में ही आप देख लें, फजल रहमान साहब को देख लें, बाकी आप बलूचिस्तान चले जाएँ, सब जगहों पे चले जाएँ तो यही हो रहा है। वहाँ पे नवाब जो है, वो सरदार जो हैं, उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया हुआ है। नए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को तो उस तरह तो आने ही नहीं देते। मुशर्रफ साहब के ज़माने एक एफर्ट हुआ था कि जी ग्रेजुएशन जो है ना होनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी। आबदा साहबा जो है ना, बेगम आबदा हुसैन साहबा ने भी उस उम्र में भी मैं अपना ग्रेजुएशन की थी, इम्तिहान दिया था। तो अब ये कि फिर आधे से ज़्यादा लोगों ने जाली, आपने देखा, सर्टिफिकेट ले लिए थे और अपनी डिग्रियां ले ली थी। तो अब सवाल तो यही है कि अब सारे इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए, सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट, बड़ा लंबा एफर्ट चाहिए। वो कौन करेगा ये किसी को नहीं पता चल रहा। एक चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पे साबित हो रही है, वो ये है कि सोनिया के वो कहते हैं तरक्की माकूस, हम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। माशरे का हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नीचे की तरफ जा रहा है। शाम को टेलीविज़न के आगे आप बैठ जाएँ तो लगता है कि बस हमसे ज़्यादा मेरा ख्याल है सिविलाइज कल्चर और मॉडर्न मुल्क की कोई नहीं है। हमारे जितने मसाइल बढ़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी डूब रही है। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट आप रिपोर्ट देख लें, 47% हमारा GDP होता था, अब अपना एग्रीकल्चर का में होता था, GDP का एक हिस्सा होता था एग्रीकल्चर, वो सुकड़ते सुकड़ते 23% हो गया है। जो आज से 57 साल पहले कई चीज़ें थी वो आज भी वहीं खड़ी हैं। अब ये दो बड़ी पार्टियों ने अगर ढंग तरीके से हुकूमत की होती तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी। आधे से ज़्यादा वक्त उन्होंने 20 सालों में एक दूसरे को फिक्स करने में गुजार दिया, ठीक है ना। वही अपने बच्चों को मोरूसी सियासत आ गया। आसफा भुट्टो के खिताब के हवाले से सर ये कहा जाता है शायद वो कुछ मुख्तलिफ बात करें, लेकिन उन्होंने भी आते साथ वही बात की। और दूसरा सर, ये जो मोरूसी सियासत जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इस पर गिलानी साहब ने कहा कि हम अपने बच्चों को आगे करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है मोरूसी सियासत को। अब इस तरह की जस्टिफिकेशन भी दी जा रही है। वैसे बाय द वे ऑन ए लाइटर नोट, मुझे कल पहली दफ़ा जलसा पता चला कि ट्रिपलेट उनके तीनों बच्चे जो है ना वो जुड़वा हैं, जो साहबजादे जो हैं, ठीक है। चलें, वो तो सियासत का हिस्सा है कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। सियासत ज़रूर करें, लेकिन सवाल ये है कि जिसकी तरफ बहुत सारे लोग, और तो और जो निसार खालिद साहब ने क्या कहा था कि जी नवाज शरीफ मेरे बड़े लीडर हैं, बड़े दोस्त हैं, 40 साल की पुरानी रफाकत है, मैं मरियम साहबा की मैं क़यादत कबूल नहीं कर सकता। अभी लोग सवाल उठाते हैं ना कि भाई बाकी लोग, जिस तरह जनरल साहब ने इशारा किया, भाई आपकी समझ बूझ, सियासी बसीरत कहाँ है, आप किस तरह एक्सेप्टेबिलिटी आपके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि जी आपने, ठीक है, अगर पार्टी में रहना है, लीडरी करनी है, तो फिर आपको इनको फॉलो करना होगा। अभी तो आप देख लें जिस तरीके से जनरल साहब मार्जिनलाइज तेज़ी के साथ शहबाज शीख साहब हो रहे हैं। उन्होंने नेशनल डायलॉग की बात की, बेटी साहबा ने रद्द कर दी, उनके वालिद साहब ने रद्द कर दी, उनका कोई नहीं रहा, उनके साहबजादे। अभी देखने मुशर्रफ जब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा गए थे बाहर, माफ़ी तलाफ़ी करके, बाद में माने थे, पहले नहीं माने थे। वो हमज़ाई जो है ना, वो 2-1.5 साल अदालतों में भुगते, अपना जेलों में थे। आज भी हमज़ाई भुगत रहे हैं, लेकिन जब आती है कि जी लीडरशिप किसके हवाले की जाएगी तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, मेरी बेटी होनी चाहिए। वो तो आप देख लें, वो बड़ा कैलस प्रोफेशन है। शाह हुसैन, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके भाई जो है, जो वली आए थे, ऐन मौके पे आके बीमार थे शाह हुसैन, वापस आए, आके अपने बेटे अब्दुल्ला को बना के चले गए थे। तो ये तो है इसी तरह के अपनी औलाद को ही आगे नवाजना है। कौन ठीक करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन। ये मुल्क के लिए ये कितना बुरा है कि वो बच्चे जिनकी परवरिश हुई है उस माहौल में जहां जाली डॉक्यूमेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, सुबह शाम झूठ, हेरा फेरी, ये वो माहौल है जिसमें ये बच्चे पले हैं, वो बिलावल हो या मरियम हो। लेकिन अगर आपकी कौम की अकल पे पड़ जाए पत्थर और वो ये कहें कि जनाब हम इनको लीडर मानते हैं, तो मुल्क उन 22 करोड़ लोगों का भी है, आपका भी है, मेरा है, लेकिन हम
और आप मेजॉरिटी में नहीं है, तो ये भुगतना उनको होगा अल्टीमेटली, जो आज आंखें बंद करके अंधों की तरह इनके पीछे लगेंगे। आज नजर नहीं उनको आता कि मियां साहब ने अपनी जन्नत लंदन में बनाई हुई है, यहां तो आप स्ट्रगल करते रहे, मारे खाएं, जो जी चाहे हो, मुल्तान में जैसे हुआ या कहीं भी। मियां साहब तो सुख में है, उनको तो कोई मसला नहीं, वो तो वहां पे। आज यहाँ पे अगर कोई खुदा ना खास्ता ना करे आपके लिए यहाँ पे मसाइल पैदा हो जाएं। जल साहब माते के साथ आज तो लंदन का जिक्र किया, तो आपने देखा बीबीसी हार्ट टॉक वाला तो टकर गया साठ डार को, उसने तो बिल्कुल जिसको कहते हैं इतना बोलते हैं मौसूफ नहीं, उन्होंने कहा कैसे पैसा बनाया, किधर है तुम्हारी जायदाद, कोई जवाब नहीं प्रॉपर दे पा रहे थे वो। बिल्कुल, बात यह है कि अगर आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, मियां साहब के बारे में डेली मेल ने वहां पे खबर क्या बल्कि एक पूरा सफा छापा था उन्होंने, जिसमें था इनको पेंट हाउस पायरेट्स डिक्लेयर किया था उन्होंने, और जायदादों को गिने दी थी। यहां कहते हैं कि दुश्मनी से पकड़ा हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वहां क्या है, क्यों नहीं गया मुकदमा करने उसके ऊपर? अदालत में जाते ना, वहां तो टोपी पहन के ये पेंट हाउस पायरेट वाली टोपी पहन के तो फिर रहे वहां पे, वहां मुकदमा करते हैं ना उसके ऊपर। ये टाइटल अच्छा है? ये किसी मुल्क के वजीर आजम के लिए टाइटल, ये तो कौम के लिए डूब मरने की बात है। अगर उसके वजीर आजम को ये टाइटल मिला हो कि जाके वो वजीर आजम ये टाइटल लेके तो बैठा फिर रहा हो वहां पे, तो बात ये है कि वहां सड़कों पे गालियां खा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, पेंट हाउस पायरेट भी मंजूर है इनको, लेकिन वहां ये बात हो नहीं सकती कि अगर किसी को कहे कि जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो वहां नहीं होगी बात। हाँ, अदालत में गए तो वो उठा के अंदर कर देंगे। तो ये ड्रामे यही चलते हैं। आप कह सकते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है हमारी, और ये सारी कहानियां यही सुननी पड़ती हैं आप। सही ठीक है। एहतशाम साहब, आज आपने भी जिक्र किया इसहाक डार साहब ने जिस तरह से इंटरव्यू दिया, मजमूई तौर पर जो उन्होंने बातें की, कैसे एनालाइज करेंगे? उन्हें कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, बड़े इल्जामात भी लगाए गए उनकी तरफ से। लेकिन ना वो जो सवाल पूछा गया था कि जी आपकी जायदाद कहाँ कहाँ, उन्हें तो 2 मिनट तो समझ नहीं आई, 2 दफा उसने सवाल दोहराया, फिर उन्होंने कहा कि मेरी तो देयर इज ओनली वन इन लाहौर। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा था आपके और आपकी फैमिली के, फिर उन्होंने कहा मेरे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट दुबई, यूएई, तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी है। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि मेरी फैमिली में नहीं है वहाँ पे, वो उनका वो इंडिपेंडेंट है। देखिए, अब जिस तरीके से जायदादों की बात होती है, अब माजरत के साथ मैं नहीं कहता, इमरान खान साहब बाकी लोग भी कहते हैं, 84-85 तक वो कहते हैं इसहाक डार साहब एक स्कूटर उनके पास होता था, और यहाँ तक उनको कहा गया उनके वाले साहब की कोई बुराई की बात नहीं, साइकिलों की दुकान थी, मेहनत मजदूरी सबका, लेकिन ऐसी मेहनत मजदूरी बेशुमार आपके वालिदैन मेरे जनरल साहब के किन्होंने बेशुमार में की होगी, लेकिन ये फॉर्चून किसी को इस तरह मिलती है। ये बात बड़ी वाज़े तौर पे है कि जब तक आप करप्शन नहीं करते, आप चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं चलाते। अभी देखें ना, अब तो लोग कहते हैं कि अब कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो अभी कहते हैं बड़े बड़े जो बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप वो किसी से का तय कर लें कमीशन कितनी होगी, वो 10 हाथों में कमीशन जाती है, अब किसी को पता भी नहीं चलता। भाई देवे इसहाक डार साहब के बारे में तो लोग कहते हैं बरी माम में रात को जाया करते थे, वहाँ पर डीलें फाइनल होती थी, वैसे वो सलाम करने जाते थे, उनके लोग ये बातें करते हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये तरीका, इस तरह की सियासत कभी ख़त्म होगी? कभी भी नहीं होगी। लोग कहते हैं पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, जायज़ तरीके से भी और नाजायज़ तरीके से भी। अब जायज़ तरीके से तो हमने नहीं देखा, नाजायज़ तरीके से लोगों ने बेताशा पैसा बनाया, और नतीजा ये है कि मुल्क जो है ना वो गरीब तर हो गया, लोग जो है ना अमीर तर हो गए। अच्छा जनरल साहब, जी जनरल साहब ज़रा आप भी जी जनरल साहब, जब अदालतें भी देखें ना, हमारे वकीलों के आप डिसिप्लिन देखें कि क्या है, पॉलिटिसाइज्ड है बार काउंसिल, और उनका काम है कि करप्शन बचाना और खुद फायदे उठाने। तो इसी तरह अदालतों में चले जाएं, अगर जज किसी का कोई केस है तो उसको बार वाले जो बार काउंसिल में आके प्रोटेक्शन देंगे। आप सोचिए, हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था, कभी टाइम सकता, फ्रॉड का केस कभी दुनिया में मैंने नहीं सुना कहीं टाइम बाद। जो फ्रॉड किया होता है वो 50 साल बाद भी पकड़ा जाता है। आप देखें मगरबी दुनिया में सजाएं हो। हुदैबिया पेपर मिल का केस एक ऐसा केस है साहब, उसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। बिल्कुल, उसमें इसहाक डार की जो स्टेटमेंट थी, अगर वो स्टेटमेंट कोर्ट ने जाली तौर पे वो खत्म भी कर दी, लेकिन वो पूरी तहकीकात है, नैब को तहकीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उसने चेकों के नंबर तक दिए हुए हैं कि इस चेक के जरिए यह पैसा कादी साहब के अकाउंट में जमा कराया गया। ये सारा कुछ मौजूद है, फिर भी आपको कहेंगे कि जनाब हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और लोग तस्लीम करेंगे अपने मुफादात के लिए, तो आप क्या कहेंगे? इस कौम का फिर कोई हक बनता है कि इस कौम को कोई अच्छे दिन देखने को मिले?
फिर जब जो कार्रवाइयां होती हैं, जनरल साहब तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं और फिर इदारों पर तनकीद की जाती है। अच्छा जी, सजा नहीं होगी, ये अलग बात है कि सब करप्शन का सिस्टम एक ऐसा बन चुका है कि सजा नहीं होगी, लेकिन मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि करप्शन नहीं की इन्होंने। ये जो सैकड़ों किस्म के निकलते हैं टीटीज और सैकड़ों जो आपको बेनामी अकाउंट और जायदाद, ये आफ्टर ऑल किसकी है, कहां से आई? मियां साहब बैठे हैं लंदन में, उन्हीं जायदादों में जो कहते थे हमारी नहीं, सही, वो हमने तो नहीं बनाई, इन्हीं की। तो ये मसला है, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन हल इसका नहीं है, इसलिए कि माशरा सारे का सारा बिगड़ गया। सिस्टम ही खराब हो। चलो एहतशाम साहब आपकी तरफ आऊंगी, अदालतों का जिक्र किया जनरल साहब ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है, जो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा था उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी सरजनिश भी हुई है और नोटिस भी लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जी 10 अरब आपने जो दरख्त लगाने थे वो कहाँ लगे हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ भी तन से कहा कि जी शायद बनीगाला में लगे होंगे। और फिर जिस तरीके से इसमें भी कहा जाता है अरबों रुपया खाया गया। अब देखिए एक एफर्ट होता है किसी लीडर का, गवर्नमेंट का इनिशिएशन हो जाती है उस चीज़ की, आगे अब आप उसको अब किस तरीके से आप आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से मामला चलेंगे, वो नीचे तक पैसा तकसीम होता है, जाते जाते वो कहाँ से कहाँ खाया जाता है। अब जिस तरीके से पहले इमरान खान साहब मानते नहीं थे, रैपिड बस जो है अपना पेशावर वाली, वो 20 बिलियन से शुरू होकर 120 अरब तक चली गई, आज तक नहीं चल पा रही। कल मरियम ने भी इस पर क्लास ली है। तो सवाल ये है कि ऊपर लेवल पे भी अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है जनरल साहब के, इमरान खान साहब को भी कोई अपनी अच्छी टीम बनानी पड़ेगी जो ओवरसाइट बेहतर कर सके। अदरवाइज तो ये लगता है कि जो सारे लोग वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वाले बैठे हैं, ओपनली नदीम बाबर का नाम लगता है कि जी अपने पावर प्लांट है। जिस तरीके LNG में उनकी खबरें आ रही हैं, रजाक दाऊद साहब देख लें 300 रुपये का मोहम्मद डैम का ठेका लेके परे हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि कौन कैसे पैसे बना रहा है। नहीं, ये बेहिसी है कि आप अपनी टीम को बदल नहीं रहे, ना उनके ऊपर केसेस। बात यह है कि अगर इमरान खान ने नहीं खाए तो उसको डर के इस बात का इनकी तहकीकात क्यों नहीं होने देते? बिल्कुल सही है भाई, आपको आप अपने तौर पे सुरखरू हैं कि जी मैंने तो ये माहौल पैदा करने की कोशिश की थी कि करप्शन ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने की है तो बिल्कुल उसको पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल मैं सही समझता हूँ कि ग्राउंड पे होता है, ये सुरखरू हो जाता है शख्स अगर BRT की तहकीकात करवा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ और अपोजिशन के केसेस खुल रहे हैं, एहतसाब हो रहा है, तो हुकूमत के अपने लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।